नाज़रीन, जब तहरीके इंसाफ वालों से पूछा जाता है कि आपने गवर्नर हाउस लाहौर को यूनिवर्सिटी में क्यों तब्दील नहीं किया, तो अक्सर ये जवाब दिया जाता है कि पैसे नहीं हैं। जब पीटीआई से पूछा जाए कि 50 लाख घर किधर हैं, तो पीटीआई जवाब देती है कि पैसे नहीं है। जब पीटीआई से ये पूछा जाए कि 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे नहीं है। जब पीटीआई से ये पूछा जाए कि लाहौर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई का निजाम दिन ब दिन क्यों गिरता जा रहा है, तो जवाब फिर यही मिलता है कि पैसे नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से यह पूछा जाए कि लाहौर की ऑरेंज ट्रेन कब चलेगी, तो जवाब यह मिलता है कि पैसे नहीं है। इसी तरह जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सरकारी मुलाजमीन यह मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, चाहे 10% क्यों ना किया जाए, तो जवाब यह मिलता है कि पैसे नहीं है। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने इन सारे पैसों की कमी के बावजूद 5,000 अरब रुपए की लागत से रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। अब ये 5,000 अरब रुपए आएंगे कहां से? अगर प्राइवेट सेक्टर देगा तो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट किस तरह से मांग सकती है? और अगर हुकूमत के पास पिछले शहर को संभालने के, पिछले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के पैसे नहीं है, तो नए प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालना क्या सिर्फ इसलिए जरूरी है कि उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा कमीशन बनाया जा सके? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा नून लीग के। हमारे साथ हमारे मोहतरम आमिर कुरैशी साहब मौजूद हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। आसिफ बाजवा साहब, ये बताइएगा कि पिछले प्रोजेक्ट्स अभी लाहौर के मुकम्मल नहीं हुए। मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा ऑरेंज ट्रेन का, जो इतना बड़ा कौमी अहमियत का मंसूबा है, जिसके बाद हमने देखा कि उसी तरह का एक मंसूबा पेशावर में बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के नाम से जो एग्जिस्टिंग लाहौर है, वो तो संभाला नहीं जा रहा मौजूदा हुक्मरानों से। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दिया और इनवाइट किया। बात दरअसल ये है कि जब ये कंटेनर पे खड़े थे तो ये बातें करते थे नए पाकिस्तान की और क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेगा प्रोजेक्ट थे उनकी। आज ये अपने आप को वही कंटेनर पे खड़ा समझते हैं। इनके जहन में नहीं है कि ये अब गवर्नमेंट में है, और जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं ये एक्सपोज हो गए। पीटीआई इमरान खान न्याजी साहब एक्सपोज हो गए। इनके सारे जो इनकी टीम थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई है। ये सारे के सारे नाअहल हैं, ना सिर्फ अकेला इमरान खान नाअहल है, पूरी की पूरी टीम नाअहलों का टोला है। लेकिन आसिफ बाजवा साहब, अगर ये लोग नाअहल हैं तो नाअहलों को हुकूमत करने देना भी तो ऑपोजिशन की नाअहली है ना? देखिए, बात यह है कि जब पहले दिन बिलावल भुट्टो ने बात की थी ना पोस्ट चेकिंग के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि ये सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद उन्होंने इसकी दुरुस्तगी की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ये चूंकि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये अवाम के वोटों से नहीं आए, ये मैंडेट चोरी नहीं। आसिफ बाजवा साहब, अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर डालें तो हमें नजर आता है कि वजीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ भी एक जमाने में सिलेक्टेड रह चुके हैं। बात यह है कि अगर वो सिलेक्टेड थे तो उनको किसी ने आज तक सिलेक्टेड नहीं कहा। लेकिन थे तो सही ना? नहीं, कैसे थे? अगर थे तो बात एक्सपोज हो जाती। तो ये बात एक्सपोज नहीं हुई कि वो सिलेक्टेड थे। वो सिलेक्टेड नहीं थे, वो हमेशा इलेक्ट होके हुए आए थे। बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये क्रिटिसाइज करते थे कि पीएमएनएन वाले स्कूल नहीं बनाते, ये मेडिकल कॉलेज नहीं बनाते, ये यूनिवर्सिटीज नहीं बनाते, ये हॉस्पिटल्स नहीं बनाते। भाई 2 साल गुजर गए, इन्होंने 2 साल में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट? ठीक है आसिफ बाजवा साहब, इस पर हम रुकिएगा, जरा आमिर कुरैशी साहब का भी मौकफ ले लेते हैं। आमिर साहब, यहां पर बात हो रही है कि पुराने लाहौर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, रोजाना लाहौर के अंदर कूड़े करकट के अंबार नजर आते हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को फंड्स नहीं मिल रहे, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, ऑरेंज ट्रेन नहीं बन के दे रही, तो आप लोग एक पूरा नया शहर बसाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे गुजारिश ये है कि अभी आसिफ बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी बातें की हैं।
पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो नीड बेस्ड बनाए जाते हैं कि आपकी नीड्स क्या है और आपने चीजों को कैसे लेके चलना है। अब ये कहते हैं कि लाहौर के जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया या उनको कंप्लीट नहीं किया। अगर आपको मैं नंबर्स गिनवा दूं जो हमारे गले में ये डाल के गए थे प्रोजेक्ट्स कि हमने शौकत खानम फ्लाईओवर कंप्लीट किया, हमने एक बोरिया पुल जो है वो कंप्लीशन के करीब है, उसके बाद हमने ठोकर न्याज बेग के ऊपर काम किया, ऑरेंज लाइन का भी सारा सिविल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और ये सारी पेमेंटें और चीजें ये नहीं, ये ऑरेंज ट्रेन कब चलेगी आमिर साहब? सर उसका टेस्ट रन हो रहा है। देखें दरमियान में काफी कुछ कबाहतें आ गई और ये कोरोना का केस आ गया, तो ऑरेंज लाइन इंशाल्लाह मेरा ख्याल कल भी इसके ऊपर काफी डिबेट हुई है। ऑरेंज लाइन की उन्होंने पीछे को डेट्स भी आ रही है, ऑरेंज लाइन अनकरीब चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं, ये जरा अनकरीब को डिफाइन कीजिएगा क्योंकि ये अनकरीब हम पिछले 22 महीने से सुन रहे हैं। उस पर प्रॉपर एक अथॉरिटी बन गई है और उसकी डेट भी दे देगी आपको। अब बात कर लेते हैं रावी रिवर फ्रंट की क्यों जरूरत है। ये जो रावी के किनारे शहर बनाया जा रहा है जिसके ऊपर आपने खसूसी तौर पर गुजारिश यह है कि प्रोजेक्ट हमेशा बनाए जाते हैं। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है कि जरूरत के तहत इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है। इस प्रोजेक्ट की जरूरत ये थी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन है उसके मुताबिक कि आपके लाहौर का सबसे पहले यह है कि आपके लाहौर का जो पानी है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो हर साल 1 मीटर पानी जो है वो नीचे जा रहा है। इन्होंने कभी मुफादे आमा के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात नहीं की, इन्होंने किया कि सियासत। अब हम ये कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे हम जो दरिया के अंदर इस प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा अगर मुझे 5 मिनट दे तो पूरी मैं इसको आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं कि इसके फायदे नहीं। आमिर साहब मेरी बात सुनिएगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर के अंदर वाटर लेवल दुनिया के हर बड़े शहर की तरह नीचे जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों हमारी एमडी वासा जाहिद अजीज साहब से बात हुई और फैसलाबाद में उन लोगों ने तजुर्बाती तौर पर इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली रन भी किया है कि नहरी पानी को पीने के साफ पानी में कन्वर्ट किया जाए। उसको आमिर कुरैशी साहब उसको आप लोग फंड्स नहीं दे रहे, उसको आप लोग फंड्स नहीं दे रहे। मेरी सर आप गुजारिश सुनेंगे। असल में इस प्रोजेक्ट की जो हकीकत है ना वो इन लोगों को पता नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। ये उसका एक पार्ट है। जो रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है ये शहर के साथ साथ ये जो सरफेस वाटर ट्रीट प्लांट लगने हैं, हमने BRB का पानी इस्तेमाल करना है, ये उसका पार्ट है। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले ये है कि आपके जो बराज बनने हैं, ये प्रोजेक्ट के 3 फेज हैं। अच्छा, जो पहला फेज है वो आपका BRB से तकरीबन 5 किलोमीटर नीचे स्टार्ट होगा। जो बराज है उसके अंदर ये पहला जो लेंथ है वो को 17 किलोमीटर के करीब होगी। उसका पहला फायदा ये है कि अगर कहीं ये हाई फ्लड लेवल के ऊपर इसको डिजाइन किया जा रहा है और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी वक्त अगर कोई फ्लड हाई भी आता है तो आपकी जो आबादियां है, शादरा है, इस तरह से लोग नहीं। आमिर कुरैशी साहब आपकी ये बातें सुन लेना। आमिर साहब टेलीविजन के ऊपर इतने लंबे मोनोलॉग का वक्त अक्सर नहीं होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ आपकी ये बातें बिल्कुल ठीक है आमिर साहब। मैंने इन बातों पर आपसे इख्तलाफ ही नहीं किया आमिर साहब, मैंने आपसे इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस पर इख्तलाफ नहीं किया। पाकिस्तान के किसी भी शहरी को तरक्की नापसंद नहीं होती है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, अस्पतालों के डॉक्टर्स को आप लोग फारिग कर रहे हैं, पेंशन देने के आपके पास पैसे नहीं, रिटायरमेंट की उम्र आप 55 साल कर रहे हैं। सर MTI एक्ट आ गया ना आमिर कुरैशी साहब, MTI एक्ट आ गया ना। जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, लोग जाके फिल्ट्रेशन प्लांट्स में पानी भरते हैं। LDA ने, मैं लाहौर की इधर बात कर लूं तो LDA ने पिछले साल में को 46 रोड्स के ऊपर काम किया। मैं आप देखें ना, अब लाहौर में ही हमने एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जो 50% हमने 40 दिनों में उसमें काम कर दिया। फरदौस मार्केट अंडरपास, उसका पायल वर्क सारा कंप्लीट हो गया। चले सुबह मेरे साथ वहां प्रोग्राम करें। ये जो कहते थे कि हम 90 डेज में बड़ा कोई 30 बार खान है और हम बना देते हैं जो मेगा प्रोजेक्ट है, हमने ये शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 40-45 दिनों के अंदर वो आधे से ज्यादा उसका काम हो गया उस प्रोजेक्ट का, फरदौस मार्केट अंडरपास का। तो काम जो ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा। उसके बाद देखे ना जी, जैसे आप कह रहे हैं रोडों के ऊपर काम नहीं हो रहा। अब
पिछले साल की बात देख ले कि मेरा ख्याल है कौन सा ऐसा टाउन है, कौन सा ऐसी रोड है जो बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार थी कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। पैच वर्क हुआ ना, जो 3-4 महीने में उतर जाता है। देखिए मेरी बात समझे जी, कि जो जरूरत है, जहां रोड नहीं बनाने की जरूरत थी वहां नई रोड बनी, जहां पैच वर्क की जरूरत थी वहां पैच वर्क हुआ। और ये ऐसे हमेशा से होता आया है कि एक ही साल में सारे काम कंप्लीट नहीं होते, फिर दरमियान में जाहिर है कि 2-3 माह 4 माह से ये कौम सारी आप मैं कोरोना में को भुगत रहे हैं और ये बड़ा एक। चलें आमिर कुरैशी साहब रुकिएगा। आसिफ बाजवा साहब, आपने आमिर कुरैशी साहब की ये सारी बातें सुनी, उन्होंने एक बात इन प्रिंसिपल ठीक की कि जो तरक्की होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बैक वक्त काम करने की जरूरत होती है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए बात ये इसके लिए देखिए ना, ये इन्होंने तो अंडर बात की है, ये हमारे को क्योंकि अब से बात ये नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि ये क्या ये बता सकते हैं कि 5,000 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए जो बजट हुआ उसमें इन्होंने रखे हैं? बिल्कुल नहीं रखे गए, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बात धोखा देने के मुतरादिफ है। नंबर 3 बात ये है कि ये पाबंदी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी और इनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि किसी भी जरिए रखने से कोई आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकेंगे। ठीक है। और मैं आपको अर्ज करूं अवैध साहब, गुजारिश ये है कि जो सबसे बेहतरीन जरिए रखना होता है वो दरिया के किनारे पे होता है। जी हाँ, वहां पे तो इसका मतलब ये आसिफ बाजवा साहब इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये जो जमीन है ये जबरदस्ती हासिल करेगी और यहाँ पे 80 मन निकलेगी, डबल निकलेगी। तो आसिफ बाजवा साहब, हुकूमत ये जमीन जबरदस्ती हासिल करेगी? नहीं, देखिए ना कैसे कर सकते हैं, कानून मौजूद है, ये जरिए रावी को नहीं कर सकते। अगर ये तरक्की, देखिए ये नए शहर बसाने की जरूरत है। ये पंजाब को, ये लाहौर को छोड़े, लाहौर पुराने लाहौर को संभाले और ये जनूबी पंजाब में, मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में, डीजी खान में, मियाँवाली, वहां पे जाके नए शहर बसाएं जहाँ पे रकबा बेआबाद है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे काम नहीं होता। आसिफ बाजवा साहब ये बड़ा अहम नुकता है, रुकिएगा जरा। आमिर कुरैशी साहब ये बड़ा अहम नुकता है कि 1 लाख एकड़ अराजी आप रावी के किनारे एक्वायर किस तरह करेंगे? वैसे उसका तो बिल्कुल कानून, अभी आसिफ बाजवा साहब ने भी बताया है कि कानून मौजूद है और उसके मुताबिक जो ली जाएंगी अराजी उसकी बाकायदा पेमेंट की जाएंगी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, उस तरह की पेमेंट सरकार जब करती है तो किसी को पूरी कीमत नहीं मिलती है। नहीं, उसमें एक रेट और कानून ये भी है। और आसिफ बाजवा साहब जो बात कर रहे हैं, आमिर कुरैशी साहब गौर कीजिएगा कि जो ज़रई अराजी है वो उस कानून के तहत नहीं ली जा सकती जिस तरह से रिहायशी अराजी ली जा सकती है। मैं आपको बताऊं जरा उसमें हुआ क्या है। असल में आपने मेरी पूरी बात नहीं होने दी। इसके बाद इसके 2-3 फेज और थे प्रोजेक्ट के। मेन इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस था वो तो था कि हमने इस लाहौर का जो पानी है उसका वाटर लेवल मेंटेन करना था, झील बनानी थी। अब जब ये करने जा रहे थे तो इसके साथ आपका जो लाहौर है उसकी एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज्यादा पिछले एतवार में उसमें इरेगुलरिटी हुई। जो ग्रीन लैंड थी, आप अब देखें ना, मांगा तक सारा शहर बन गया, वहां पे ग्रीन लैंड के ऊपर सोसाइटियां बन गई और ये सारे लोग करते रहे। अच्छा, अब हम इसको करने जा रहे हैं कि जब एक नया शहर बनेगा तो उसके साथ एक प्लान्ड तरीके के साथ चीजें की जाए और उसको आमिर कुरैशी साहब मैंने आपकी बात से इन प्रिंसिपल इत्तफाक किया है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारा एक मशहूर महंगा स्कूल है लाहौर का जिसका नाम लेना तो मुनासिब नहीं है। उसके बच्चों ने सर्दियों में कोट पहना होता है और नीचे नीकर पहनी होती है। पहले पूरा बदन तो ढांपें, पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें तो कंप्लीट करें, बाद में इसकी जानिब आए ना। अवैस भाई मेरी जरा गुजारिश सुन लेना जी। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है सर, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर काम रुका हुआ है। नहीं, कोई काम नहीं रुका, उसका टेस्ट रन जारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं आमिर कुरैशी साहब कि रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के लिए आप लोग फंड्स कैसे जनरेट करने का इरादा रखते हैं? अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ ना। अभी जब ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी तो कोई एक ही दिन में उसके सारे पैसे नहीं ट्रांसफर हो गए थे और इसके लिए भी हम तवक्को कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे इन्वेस्टर और चीजें सारी आएंगी। वो गवर्नमेंट ने सारा प्लान किया है। जिस तरह 50 लाख घरों पे आनी थी। नहीं, देखिए जी 50 लाख घरों के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। वो आप जो
अब मैं आपको और आपके प्रोग्राम के हवाले से बता दूं कि एलडीए 50,000 घर तो शुरू कर रहे हैं, हम इसी महीने के एंड पे शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने जो 50 लाख घरों का वादा किया था उनमें से कितने घर बने? अवैस भाई डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर काम है। नहीं, अब तक कितने घर बने? अब तक प्लानिंग होती है। ठीक है, कितने घर? वो नंबर्स तो नहीं है मेरे पास। अब आप उकाड़ा में काम हो रहा है, आपका हमारा ये खुशाब के एरिया में काम हो रहा है, अब लाहौर में इसी महीने के एंड के ऊपर काम शुरू होने जा रहा है। एलडीए सिटी में हम कोई 50,000 के करीब जो अपार्टमेंट है उनका काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। 50,000 और 50 लाख, आपने 5 सालों में 50 लाख घर बनाने थे और आप 2 सालों के बाद 50,000 घरों पर काम शुरू कर रहे हैं। अवैस भाई गुजारिश ये है कि ये एक शहर की बात हो रही है, बाकी पूरे मुल्क में इसी तरह काम जारी सारी है। वो ऐसा नहीं है कि कोई काम रुका हुआ है और चीजें, मैंने आपको बताया ना उकाड़ा में घर बन रहे हैं। अब नंबर्स तो नहीं है मेरे पास एक्चुअल, लेकिन खुशाब में घर बन रहे हैं, तो चीजें तो हो रही हैं। वो कुछ बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो इसके साथ अटैच हो रहे हैं, इसके ऊपर भी प्रॉपर एक अथॉरिटी बनी हुई है। अब जो बात आप कर रहे थे रावी रिवर की, अब इसके ऊपर ना जी पहले एलडीए के अंदर ही इसकी एक एजेंसी बनाई गई थी रूडा के नाम से। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं जी इसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनना चाहिए, तो अब 2 दिन पहले इसके ऊपर अथॉरिटी भी बना दी गई है। तो जहां तक रही इसके फंड्स की बात, तो जब चीजें शुरू होती है ना तो उसके फंड गवर्नमेंट जो है वो प्लान करके बैठती है कि जी ये कहां से आने हैं। वो बहुत सारे चैनल्स हैं जो अभी मैं शायद आपके साथ डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, उनको डिस्कस भी नहीं कर सकता। बहुत से फॉरेन फंडिंग भी होगी, हमारे अपने फंड भी हम जनरेट करेंगे। जब आप देखें, जब आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आप कोई हाउसिंग नहीं, आमिर कुरैशी साहब आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। आप बार बार मेरा वो नुक्ता स्किप कर जाते हैं या आपके जहन में नहीं रहता कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आमिर साहब, हमारे लाहौर के स्कूल्स में बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, हमारे स्कूल्स के बच्चों को साफ वॉशरूम्स नहीं मिलते, उनके असातिज़ा इंतहाई बुरे हालात में तालीम देने को मजबूर हैं। और ऐसे में हम अगर इस तरह की मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स करें तो हम नहीं कह सकते कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उन्हें ज्यादा जरूरत है पैसों की। आमिर साहब नहीं अवैस भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि आपके लाहौर का फैलाव एक बेहंगम तरीके से हो रहा है और इस तरह के सैकड़ों प्रोजेक्ट और जन्म लेने जा रहे हैं कि जहां पे आपके नए स्कूल इस तरह के बनेंगे जो प्लान नहीं होंगे, आपकी फिर सड़कें ऐसी होंगी जो प्लान नहीं होगी। लोगों की नीड है घरों की, लोगों की नीड है एजुकेशन की, लोगों की नीड है हॉस्पिटल्स की। ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी हम प्लान कर रहे हैं और इसके अंदर सारी बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है आमिर कुरैशी साहब जरा रुकिएगा। आसिफ बाजवा साहब, आमिर कुरैशी साहब की बातें सुनकर लगता है कि अगर हमें अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए तो मौजूदा लाहौर में तो उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो नया लाहौर बनने जा रहा है रावी के किनारे उसमें ये सब कुछ मिलेगा। देखिए अर्ज ये है कि जब ये टेंडर पे चढ़ के करते थे तो कहते थे दो करोड़ बच्चे आते हैं या 3.1 जो है वो स्कूल में जा रहे हैं, हम उनको स्कूल में भेजेंगे। ये कहते थे कि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे ये इलाज करवा सकें, कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा स्कूल नहीं या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं, कोई IT की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। तो मेरे भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। ये जो 1 लाख एकड़ जो वहां पे जरिए रावी है, ये कौन इनको करने देगा? ये मुमकिन नहीं है, नामौजूद है। मैं अर्ज करता हूँ कि पहले जो लाहौर है उसकी सड़कें टूटी हुई हैं। नहीं हुकूमतों के आगे तो कोई कानून नहीं होता ना आसिफ बाजवा साहब। वो अगर लॉ नहीं भी होगा या उसके मुखालिफ होगा तो वो नया लॉ बना लेंगे, नए ऑर्डिनेंस ले आएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सड़कों की रिपेयरिंग का मामला है। ये तो पैच वर्क नहीं करा सके। जहां जहां पे टूटी हुई है सड़कें वहां पे खड्डे पड़ गए हैं। ये कौन सा नया पाकिस्तान है? लेकिन आसिफ बाजवा साहब ईमानदारी से एक बात बताइएगा कि जब नून लीग मेगा प्रोजेक्ट्स बनाती थी तो पीटीआई उन पर तनकीद करती थी। अब पीटीआई ने भी हिम्मत कर ही ली है तो आप लोग ही उनका कम से कम साथ दे दें। आप भी वही कर रहे हैं जो पीटीआई किया करती थी। नहीं, मैं करता हूँ जब आपने मेट्रो बनाई तो इमरान नियाजी साहब ने कहा कि मेट्रो की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी सूरत मेट्रो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इन्होंने BRT शुरू कर दी, लेकिन इन नाअहलों से वो भी कंप्लीट नहीं हो सकी। अब बात यह है कि अगर ये कोई ऐसा देखें, अगर ये सुबह लाहौर में एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दें, गुजरावाला में एक मेडिकल कॉलेज और बना दें,
गुजरात में सियालकोट में एक यूनिवर्सिटी बना दे खवातीन की, उकाड़ा में एक यूनिवर्सिटी बना दे, वहां पे इस तरह का या एक मेडिकल कॉलेज बना दे, या लाहौर में कहें जी हमने 20 स्कूल नए शुरू कर दिए, हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। ये कोई काम को करे ना आवाम का, क्या आवाम को नए लाहौर की जरूरत है? जो पहला लाहौर है उसको तो सीधा करने, जो पहला गुजरांवाला है, जो पहला सियालकोट है, जो पहला साहिवाल है, जो पहला मियां चन्नू है, जो पहला डस्का है, उनको तो ठीक। बिल्कुल आमिर कुरैशी साहब, मेरा आपसे रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। आप जो प्रोजेक्ट डिटेल्स दे रहे हैं वो भी बहुत जबरदस्त हैं और तरक्की हर कौम को करने का हक है, लेकिन तरक्की से पहले, नया दुबई बनाने से पहले उन्होंने पहले पुराने दुबई को प्रिजर्व किया था, उसे एग्जैक्टली एक बात मुझे मौका दीजिए। जी आमिर कुरैशी साहब प्लीज। एक बात मैं करना चाहता हूँ वैसा, एक बात, जब स्कूलों को ठीक करने की जरूरत नहीं है और ऑरेंज लेन बन रही थी तो पीटीआई ने एक जाली तंजीम बना के लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया कि जी इन्होंने 20 दरख्त काट दिए हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के करीब, और ये वहां पे बिल्कुल इन्होंने, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जितने दरख्त काटेंगे उससे पहले वहां उतने दरख्त लगा देंगे साइडों पे, लेकिन 2 साल तक इन्होंने ऑरेंज लाइन। ठीक है आसिफ बाजवा साहब रुकिएगा। आमिर कुरैशी साहब आखिरी सवाल ये है कि जनरल तासुर ये है, तज्जियाकार भी इस अथॉरिटी के मुतालिक ये कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का तो पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, लेकिन इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के साथ ही अथॉरिटी बनते ही ब्यूरोक्रेट्स के जो मराहत हैं और तनख्वाहें हैं और जो ओहदे हैं वो जरूर बढ़ गए हैं। ऐसा कतई नहीं है। पहले तो अवैस भाई मैं आपको पिछले सवाल का जवाब दूंगा कि लाहौर में भी स्कूलों के ऊपर काम करने की जरूरत है और हम कर भी रहे हैं। मैं आसिफ बाजवा साहब से ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सा इंकलाब लेके आए थे ये सेहत के अंदर, ये कौन सा इंकलाब लेके आए थे तालीम के अंदर? मैंने आपकी सारी बात सुनी है भाई। इनके जो लीडरान है कि उनको एक छींक भी आती है तो उनको लंदन जाना पड़ जाता है। इनका तो लीडर यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, तो इन्होंने कौम की तरक्की, जब मुश्किल आती है, जब कोई वबा आती है, जब कोई बीमारी आती है, कोई मसला होता है इस मुल्क में, तो इनकी कोशिश होती है कि मुल्क से भाग जाए। पहली बात तो ये है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है? अगर ये जो पिछले हमारे हुक्मरान थे 30-35 साल जिन्होंने यहाँ पे पंजाब के ऊपर और लाहौर के ऊपर हुकूमत की है, अगर इन्होंने प्लानिंग की होती कि जो आज ये हाउसिंग स्कीमें ले गए हैं, अपने दोस्तों को, अपने एमपीएस को, अपने एमएनएस को नवाजने के लिए मांगा तक, ठीक है जी, जो एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने तबाह कर दिया, और उसके बाद जो लाहौर में इन्होंने वाटर लेवल का हाल कर दिया। अगर ये अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं कि अगर ये वाटर के ये प्रोजेक्ट ना शुरू किए गए तो खुदा ना खास्ता हमारा को साउथ अफ्रीका जैसा या इस तरह का हाल ना हो कि हम जो है बाल्टियों में पानी खरीदने पे मजबूर हो। ठीक है जी। इनको अभी क्या लाहौर के शहरियों के घरों में पीने का साफ पानी आता है? सर अभी तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आमिर कुरैशी साहब नहीं आता है। आमिर कुरैशी साहब नहीं आता है। अभी तो 12 से 16 घंटे नहाने वाला पानी भी नहीं आता है। नहीं सर, 12 घंटे का टाइम है। लाहौर में बादशाह ने जो डिक्लेयर किया हुआ है ना ट्यूबवेल के लिए, अब वो भी हमने क्यों किया? अब ये देखिए, अब वो भी अगर चले आसिफ बाजवा साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, अब उनकी सुन लेते हैं। जी बाजवा साहब, ये 3 या 4 दफा इन्होंने वाटर लेवल की बात की है। मेरे भाई अमर कुरैशी साहब ने, बड़े सीजनड आदमी है, बड़े अच्छे तरीके से बात को सुनते हैं। तो मुझे ये बता दें कि जो ये नया शहर बसाने जा रहे हैं, ये जो रावी के किनारे, तो उस बात का जमीन के या लाहौर के वाटर लेवल से क्या ताल्लुक है? ये तो जरा मुझे अभी जी आमिर साहब। सर गुजारिश ये है कि ये सिर्फ देख रहे हैं जो रावी रिवर एजेंसी अथॉरिटी बनी है तो उसने सिर्फ नया शहर बनाना है। हालांकि उसका सबसे पहला जो काम है उसने लाहौर का जो पुराना लाहौर है उसके पानी को प्रिजर्व करना है। इनको यही तो समझ नहीं आती। नहीं समझाए ना, किसी और तरफ लेके भाग जाते हैं मेरे भाई। समझाए ना कि वहां तो वाटर लेवल नीचे जाएगा ना। जी सुन लेना, नहीं समझ नहीं आता। आमिर कुरैशी साहब का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आमिर कुरैशी साहब का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। सुन लेना आमिर साहब को, बाजवा साहब सुन लेना आमिर साहब को। जी आमिर साहब। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं अवैस भाई।
जो आपका रिवर रावी है वो 3 से 4 महीने के लिए ना इसमें पानी आता है, फ्लो होता है, ठीक है जी। और पानी को इनफिल्ट्रेशन के लिए रिचार्ज होना पड़ता है। अब मेरी अगर इनको कहें खामोशी से 2 मिनट बात सुन ले, रिचार्ज के लिए जरूरी है कि स्टैंडिंग वाटर हो यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहला काम हमने करना है कि ब्रियाज बनाना है, ठीक है जी, जो इसके अंदर पानी खड़ा रहेगा। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। मुझे एटलीस्ट 20 से 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ये। सर मेरा गुजारिश सुन ले जी। नहीं, कितने का कहा आपने? 20 से 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ये। इससे शायद थोड़ी सी ज्यादा ही कॉस्ट होगी, शायद मैं इस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं हूं कि सारी चीजें आपसे डिस्कस कर सकूं। अच्छा, गुजारिश ये है कि दूसरा इसमें कंपोनेंट क्या है? सरफेस वाटर है इस अथॉरिटी का काम। चलें, इस हवाले से हम आपसे मजीद भी लेते रहेंगे अपडेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब, नाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी जैसे नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, लेकिन उनसे पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लाहौर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे प्रिजर्व और बेहतर किया जाए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले कई दिनों से इस तासुर का इजहार किया जा रहा है, प्रिंट और सोशल मीडिया के अंदर भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने देखा कि मैक्सिमम 6800 डेली की फिगर से अब फिगर 1900 डेली पर आ चुके हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 2000 से ज्यादा जो कोरोना ऑक्यूपेंसी बेड्स हैं वो इस वक्त फ्री पड़े हैं, वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक हल्के की जानिब से इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि जैसा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि आप टेस्टिंग कम करते, जब टेस्टिंग कम होगी तो उसमें से ऑटोमेटिकली कंफर्म केसेस भी कम हो जाएंगे। और इस बात को हम सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि पेशावर के अंदर रोजाना जो टेस्टिंग की इस्तेदाद कार है वो 4000 टेस्टों की है, लेकिन हुकूमत की जानिब से 2000 की लिमिट कैप लगा दी गई है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली केसेस में कमी रिपोर्ट हो रही है। अब ये क्या कमी वाकई असल है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ आदादो शुमार का खेल है जिसे कंट्रोल टेस्टिंग के जरिए अचीव किया गया? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब, चेयरपर्सन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वाकई कोरोना की पीक कम हुई है या टेस्टिंग कम हुई है? मामला क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम पिछले 4 महीने से 31 हॉस्पिटल को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें 19 प्राइवेट सेक्टर और 13 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं। डेली हम रात को 11 बजे उनकी पूरी रिपोर्ट मेंटेन करते हैं और हुकूमत को सबमिट करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि 13 जून को लाहौर के इन 31 हॉस्पिटल में 1106 मरीज आ चुके हैं। ठीक है। और 12, 13, 14 जून ऐसी रातें थी कि मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 100 के करीब मरीज आते थे, जिनके सांस उखड़े हुए होते थे। ठीक है। उनको शदीद सांस की दुश्वारी थी और हमें सारी रात जागना पड़ता था मरीजों को अकोमोडेट करने के सिलसिले में। और इस वक्त ये हालत है कि अल्लाह का शुक्र है कि कहाँ 1106 मरीज क्रिटिकल पेशेंट हैं जो लाहौर के 31 अस्पतालों में दाखिल थे। और आज की फिगर जो लेटेस्ट फिगर है, लाहौर के 31 अस्पतालों में 227 मरीज दाखिल हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी ये वाहिद गुफ्तगू है जिसके ऊपर हम चाहकर भी उसके अंदर कोई खामी नहीं निकालना चाहते। अल्लाह ताला आपके मुंह में घी शक्कर डाले, इस वबा के ऊपर हम मुकम्मल तौर पर काबू पा लें। लेकिन सर एक बात समझाइएगा कि पाकिस्तान ने उस तरह से SOPs पर अमल दरामद भी नहीं किया जिस तरह से तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, उसके बावजूद नंबर ऑफ केसेस कम होना ये मौजज़ा नहीं तो क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट कम होने की वो 2 वजूहात है। नंबर 1, मैं सबसे पहले तो एट्रीब्यूट करूंगा कि SOPs देखें, मीडिया ने इतनी कैंपेन चलाई है SOPs पर। सर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 2% भी जिस तरह से SOPs का ढिंडोरा पीटा जाता है उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर आपकी एक पोजीशन है, चले मुझे मैं अब एक सहाफी के एंगल, ठीक है, उस SOPs पर अमल नहीं होता सर, उसके बावजूद ये हाल है। 100% बिल्कुल नहीं होता, 100% बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया। मैं आपको आप इसे अंदाजा लगा लें कि मुझे 2-3 मरतबा इत्तेफाक हुआ मुस्लिम
शॉप में जाने का, और मेरे सामने उन्होंने लोगों को कहा कि आप मास्क पहन लें, आप इसके बगैर दुकान के अंदर नहीं रह सकते। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी वजह लॉकडाउन, ये स्मार्ट लॉकडाउन से बहुत लाहौर में तो बहुत फर्क पड़ा है, और इस वक्त ये हालत है कि कहाँ पर 13 जून को रात को 100 मरीज आते थे रात 8 से सुबह 8 बजे तक, और कहाँ पर यह तादाद सिर्फ 5 और 6 रह गई है रात 8 से सुबह 8 बजे तक, जिनके साथ टुकड़े होते हैं और वो लोग मेवापुरी की इमरजेंसी में आते हैं। दूसरी बात आपके टेस्टों में कमी की। देखिए टेस्टों की कैपेसिटी हमारी उतनी की उतनी है जितनी पहले थी। डिफरेंस ये आ गया है कि पहले हम 2 टेस्ट नेगेटिव के लिए हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हर मरीज जिसके 10 दिन पूरे हो जाते हैं, ठीक है, वो 2 टेस्ट नेगेटिव होंगे तो वो लोग जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आप लोगों ने रैंडम सैंपलिंग करना बंद कर दिए? नहीं, रैंडम भी बंद है। दूसरी चीज है कि 2 नेगेटिव टेस्टों की शर्त भी खत्म हो गई, इसलिए पहले जहाँ पर हर मरीज के 2 एक्स्ट्रा टेस्ट होते थे वो भी खत्म हो गए हैं। WHO की और CI की कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की रिकमेंडेशन पर अब जब आपके 10 दिन पूरे हो जाएं और आप पिछले 3 दिन से सिम्टम फ्री हैं तो आपको 2 टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब रैंडम सैंपलिंग क्यों बंद हो गई? अगर रैंडम सैंपलिंग बंद हो गई तो हम कैसे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर से वायरस चला गया है या उसका जोर टूट रहा है? ये रैंडम सैंपलिंग देखें, जो एरिया जहाँ पर लॉकडाउन हो रहा है ये रैंडम सैंपलिंग की बुनियाद पर हो रहा है, और कहां पर एक्सटेंड हो रहा है ये भी रैंडम सैंपलिंग की बुनियाद पर हो रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये सिर्फ इस तरह का लॉकडाउन है कि पुलिस वाले मरकजी शाहराह पर बैरियर्स लगा देते हैं और खुद लोगों को बताते हैं कि आप घूमकर पिछली गली से चले जाएं। वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं तो लॉकडाउन बंद करने का मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि रैंडम सैंपलिंग के बाद जो इलाके बंद किए जाते हैं उसकी वजह ये है कि लाहौर में जो इलाके हैं वहाँ पर 250 से 500 एक लोकेलिटी में केस आए हैं, तो वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया है। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई अब आप लोगों का NCOC से बकिया इदारों से मिलकर इस बात पर वाकई इत्तफाक राय हुआ है कि पाकिस्तान जो है पीक से अब गुजर गया है और अब दिन ब दिन ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये नीचे ही जाएंगे? ये डिपेंड करता है कि आइंदा खासतौर पर ईद उल अजहा पर SOPs ऑब्जर्व होते हैं या नहीं। अगर सर पिछली ईद पर तो बिल्कुल नहीं हुए थे। अगर वही वाली हालत रही तो आप खुदा न खास्ता मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में एक और पीक भी देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमने जितना भी कोरोना वायरस के बारे में जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो देखा है, उसके अंदर साइंटिस्ट ने एक बात पर इत्तफाक किया है। एक तो इसका जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा ये कहा गया है कि ये वायरस फ्लरिश करता है, पेनिट्रेट करता है मेमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। चूंकि ह्यूमन बींग्स मेमल्स हैं और हम जो जानवरों की कुर्बानी करने जा रहे हैं अगर वो भी खानदाने ममालिया से ही ताल्लुक रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि बड़ी ईद के ऊपर इस वायरस के स्प्रेड का खतरा है, क्योंकि अभी तक हमने जानवरों की टेस्टिंग तो शुरू नहीं की है। न्यूयॉर्क के अंदर बकायदा जानवरों में, बिल्लियों में, चीते के अंदर अभी कोरोना वायरस जो है रिपोर्ट हुआ है। डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया में पेपर पब्लिश किए हैं जिन्होंने उसे प्रूव किया है कि ह्यूमन टू एनिमल ये ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, बिल्कुल यही इस सवाल का मकसद है, यही डॉक्टर साहब। जी, और यही डर है कि अगर SOPs ऑब्जर्व ना हुए, अब देखिए ये लोग सैकड़ों के नहीं डॉक्टर साहब हम जानवरों से किस तरह का SOP उसकी तवक्को रख सकते हैं? SOP देखिए अगर खरीदारी करने जाना है बकरा मंडी में, अगर मैं मास्क पहन के जाऊंगा और मैं सैनिटाइजर इस्तेमाल करूंगा तो मैं कम से कम वहां पर बाकी लोगों को, लेकिन हम बकरे को तो मास्क नहीं पहना सकते ना सर। अगर वो वायरस जानवर के अंदर हुआ और वो जो जानवर है वो घर ले आया गया तो वो जानवर के जरिए बच्चों को, बच्चों के जरिए बड़ों को, बूढ़ों को, इसका मतलब है कि ये पोटेंशियली बहुत बड़ा खतरा है साइंटिफिकली स्पीकिंग। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। खतरा ये है कि ये जो लोग सैकड़ों की तादाद में और हजारों की तादाद में एनिमल या तो से शहर में आएंगे और फिर जो वापस भी जाएंगे, सारे तो नहीं बेचेंगे, आधे से ज्यादा वापस जाएंगे और लोग भी जो उनको लेके आए वो भी वापस जाएंगे। अगर हमने SOPs ऑब्जर्व ना किए और हमारे से नहीं डॉक्टर साहब मेरा सवाल फिर यही है कि इंसान सारे SOPs पर 100% अमल दरामद कर ले, जानवरों के मुतालिक तो उनसे हम तो कोई SOP ऑब्जर्व नहीं करवा सकते ना। अगर एक जानवर के अंदर कोरोना वायरस हो और वो घर में आ जाए तो हम घर वालों को तो नहीं बचा सके ना डॉक्टर साहब? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ईद उल अजहा पर ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। एक तो 2 तरह की ट्रांसमिशन है, एक तो शहर वालों से
देहात के लोगों को, देहात से आए हैं, और दूसरा शहर के लोगों से एनिमल्स को। हमें एनिमल्स तो वो फिर बाहर जाके बंदे रहेंगे, अगर हमने अपने शहर के लोगों ने देहात के लोगों को ट्रांसफर कर दिया तो वो अपने घरों में जाके एनिमल्स के जरिए शहर के लोगों को भी तो वायरस ट्रांसफर हो सकता है ना डॉक्टर साहब? एनिमल्स के जरिए ह्यूमन टू एनिमल्स की अभी पेपर पब्लिश हुए हैं। जी हाँ, आपने खुद कहा कि उस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया गया। हाँ जी, और ये एनिमल टू ह्यूमन की अभी कोई ऐसे मेरे नजदीक में नजर से नहीं गुजरा पेपर जिसमें कोई एस्टेब्लिश हुआ हो। ह्यूमन टू एनिमल रूल एस्टेब्लिश हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पेपर भी पब्लिश हुए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब। अगर डॉक्टर साहब की सारी बातें ठीक हैं तो इस वक्त पाकिस्तान एक पीक से गुजर चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तानियों ने एहतियात ना की, खासतौर पर बड़ी ईद पर SOPs पर अमल दरामद ना किया, तो एक मरतबा फिर केसेस की तादाद में इजाफे का खदशा है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। नाज़रीन, कुछ दिन पहले भी हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से घरेलू मुलाजमीन पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि दिन ब दिन इन केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन तक मीडिया एक केस को पकड़ता है, उसे उछालता है, मीडिया की यादाश्त कमज़ोर होती है और हुकूमत की यादाश्त उससे ज़्यादा कमज़ोर होती है। मामलात पसे मंजर पर चले जाते हैं, नई खबरें आ जाती हैं, लेकिन घरेलू मुलाजमीन के साथ मुसलसल तशद्दुद का सिलसिला बरकरार रहता है, दराज रहता है। खा पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हो, खा पाकिस्तान के सनतकार हो, जागीरदार हो, या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, हम देखते हैं कि ज्यादातर घरों में घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो बच्चे होते हैं, और ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया जाता है बल्कि उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक भी रवा रखा जाता है, लेकिन कभी अमली तौर पर किसी को कोई सजा नहीं मिल सकी। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम आमिर सिद्दीकी साहब, तर्जुमान है वजारत इंसानी हकूक पंजाब के। आमिर साहब, ये जो घरेलू मुलाजमीन का मसला है एक अरसा दराज से चला रहा है, आपकी हुकूमत भी इस मसले पर काबू पाने के लिए लिप सर्विस के अलावा कुछ करती नजर नहीं आ रही? सबसे पहले वैसा साहब, आमिर नहीं उमर ठीक है, ठीक है, ठीक जी, उमर जी जी। अच्छा वैसा साहब, आपकी ये सारी बात सही है। आज का भी जो एक वाकया इस तरह का पेश आया फैसलाबाद में, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो देखें मुलाजमीन पर तशद्दुद की एक चली आ रही है यहाँ पर तारीख है इस मुल्क के अंदर। ठीक है, ये आज नया तो नहीं कि इस तरह का हो रहा कि हम लोग ये बड़ी नई चीजें देख रहे हैं, ये बहुत पुराना है। इसके अंदर बर्दाश्त की एक कमी है लोगों के अंदर, जो हम लोगों ने काफी ज्यादा हुकूमत में आने के बाद जब ऐसे मामलात में हम गए अंदर और देखा है हमने कि बच्चों पे या कोई मुलाजिम अगर बड़ा भी है, ओवर एजेड भी है, तो उसके साथ भी ज्यादती हो रही है, तो क्या वजह है? तो अदम बर्दाश्त। ये एज अ कॉम, एज अ नेशन हमें समझना पड़ेगा कि हमें बर्दाश्त लेके आना पड़ेगा अपने अंदर एज अ कॉम। नहीं उमर सिद्दीकी साहब, ये जो अदम बर्दाश्त का मामला है, इस तरह की जो मॉरल पॉलिसिंग होती है, ये मुआशरे का काम होता है, असातिज़ा का काम होता है, हुकूमत का काम होता है कि बने हुए कानून पर अमल दरामद करवाना। और बना हुआ कानून ये है कि आप 16 साल से कम उम्र किसी बच्चे को घर में मुलाजिम नहीं रख सकते, लेकिन आपके खुद अराकीने पार्लियामेंट के अपने घरों में, खा वो शहर में हो या गांव में, ये घरेलू मुलाजिम बच्चे मौजूद है। उमर साहब देखें, हमारे ना हुकूमती जो पंजाब की हमारी हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कल मैं और इजाज आलम साहब जो वजीर इंसानी हकूक पंजाब हैं, हम लोग ऑन रोड थे कल भी, और हम लोग ये गदागरी और ये चीजें हम लोग खुद देख रहे थे कि ये किस तरह से हम लोग नोटिस लिए गए हैं बकायदा इसके। मैंने उमर साहब ये बात नहीं की है, मैंने आपसे ये पूछा है कि ऑपोजिशन की बात तो छोड़ देना, चले उनका तो हिसाब किताब नैब खुद ही रख लेती है। खुद जो हुकूमती अराकीने पार्लियामेंट है, अगर उनके अपने घरों में चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करती है, अगर उनके अपने बच्चों को बच्चे संभालते हैं, तो वो हुकूमती लोग खुद कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। कानून भी एग्जिस्ट करता है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? देखें, इसमें वैसा 95% केसेस तो वो हैं कि जिसमें अगर आप हुकूमती अराकीन की भी बात करते हैं, मैं कईयों को जानता हूं जिनके घर में अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें ना, तो वो स्पेसिफिकली चाइल्ड लेबर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी फैमिलीज भी वहां पर रह रही हैं, उन्हीं घरों में सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर फैमिलीज रह रही हैं उनकी बकायदा। तो वो चाइल्ड लेबर नहीं होती, वो चाइल्ड लेबर नहीं होती, वो पूरी फैमिली है ना, वो पूरी फैमिली। अगर मैं आपको 50, 60, 70, 80, 90 लोगों के नाम दे दूं जिनके घरों में सिर्फ बच्चे काम कर रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, देखें, इसके ऊपर एक लॉ है और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमें
जाना चाहिए और जा भी रहे हैं। ये नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, इसके ऊपर काम हो रहा है। और हमारे जो हुकूमती अरकान है पंजाब के अंदर, वो खुद इसके ऊपर बड़े एक्टिव हैं। तो मुझे बताएं कि अगर कहीं पे चाइल्ड लेबर को हम लोग डिफेंड कर ही नहीं रहे, हम तो उसको उसके खिलाफ हैं कि चाइल्ड लेबर होनी ही नहीं चाहिए, ना डिफेंड कर रहे हैं ना खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर सिद्दीकी साहब, हम आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पेज बोलता लाहौर पर। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।